यह कहानी एक ऐसे गांव की है जहां प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया, जहां सूरज आग उगल रहा था और धरती तप रही थी। यह कहानी है हीरा और उसके परिवार की, जो इस भीषण गर्मी में जूझ रहे थे। फिर एक रोज दोपहर की तपती धूप में हीरा और मीरा खेत से लौट रहे थे। उनकी मेहनत और पसीने से भी धरती की प्यास नहीं बुझ रही थी। आज तो सूरज मानो आग बरसा रहा था। हाँ, ऐसी गर्मी तो पहले कभी नहीं पड़ी। अगर ऐसे ही गर्मी रहे तो हमारी फसल की क्या होगी? चिंता मत करो हीरा, सब कुछ अच्छा होगा, भगवान पर भरोसा रखो। हीरा और मीरा बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक उसका बेटा मोहन आ जाता है, जो कि बहुत चिंतित दिखता है। अरे मोहन आओ, क्या बात है, बहुत चिंता में दिख रहे हो? कोई बात है क्या? पिताजी, खेत में पानी सूख रहा है, फसलें मुरझा रही हैं। कुछ करो पिताजी, नहीं तो हम क्या खाएंगे। मोहन की चिंता उनके भविष्य की चिंता थी। गर्मी का कहर उनकी फसलों को निगल रहा था। फिर अगली सुबह गांव के पंचायत घर में सभी ग्रामीण इकट्ठा थे। उनके चेहरों पर चिंता और निराशा थी। सरपंच जी, गर्मी के कारण हमारी फसलें बर्बाद हो रही हैं। पानी भी नहीं है। यह समस्या तो पूरे गांव की है। इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एकता में ही बल है। हमें मिलकर इस संकट का सामना करना होगा। मोहन की आवाज में आत्मविश्वास था। वह जानता था कि एकता में ही शक्ति है। रात हुई, लेकिन गर्मी का प्रकोप कम नहीं हुआ। मोहन तेज बुखार से तड़प रहा था। भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। पता नहीं इस बार क्या होगा। एक तो ऐसी भीषण गर्मी, ऊपर से बेटे की तबीयत खराब। हीरा और मीरा की आंखों में डर था। उन्हें अपने बेटे और अपने भविष्य की चिंता थी। अगली सुबह पूरा गांव तालाब के पास इकट्ठा हुआ। तालाब सूख चुका था, मानो गांव की उम्मीदें भी सूख गई हों। यह तालाब हमारे गांव का जीवन है। अगर यह सूख गया तो हम सब मर जाएंगे। हमें इस तालाब को बचाना होगा। हमें मिलकर काम करना होगा। हीरा की आवाज में आशा की किरण थी। उसने गांव वालों को एकजुट किया। हम सभी को पता है कि सेठ के तालाब का पानी भी अब खत्म हो चुका है। हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। अब अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारा गांव भी इतिहास बनकर रह जाएगा। सरपंच जी, यह संकट तो पहले कभी नहीं देखा। खेत बंजर हो गए, मवेशी मरने की कगार पर हैं और लोग भूख प्यास से बेहाल हैं। कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना हालात और बिगड़ जाएंगे। सरपंच जी, मैं सोच रहा हूँ हमें उस रेगिस्तान की ओर जाना चाहिए जिसके बारे में हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पानी की असली खोज करनी हो तो वहाँ जाना होगा। हो सकता है वहाँ कोई ऐसा रास्ता मिले जिससे हमारा गांव बच सके। नहीं, वहाँ जाना सही नहीं होगा क्या? तुम्हें याद नहीं, हमारे पड़ोसी गांव के कुछ लोग भी वहाँ गए थे, पानी की आस में निकले थे, लेकिन आज तक वापस नहीं लौटे वहाँ। सरपंच जी, हमें कुछ तो करना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से नहीं मिलेगा। अगर हम डर कर यहाँ बैठे रहेंगे तो एक दिन पूरा गांव ही खत्म हो जाएगा। कम से कम हमें कोशिश तो करनी चाहिए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वक्त आने पर हम किसी न किसी को वहाँ भेज। गांव के कुछ लोगों के साथ यह बातें हो जाती है और सरपंच और सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर हीरा घर आ जाता है। उसकी पत्नी मीरा उससे बोलती है, क्या हुआ जी? आप तो पंचायत और तालाब के पास भी गए थे। कुछ हुआ पंचायत में? क्या बोला सरपंच जी ने? वहाँ पर कोई ऐसा समाधान नहीं निकला।
अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकता है। ये क्या बोल रहे हो जी? साफ साफ बोलो, वहाँ कुछ तो हुआ होगा। वहाँ पर कुछ लोग रेगिस्तान के उस पार जाने की बात कर रहे थे, पानी की तलाश में। क्या यह वही रेगिस्तान है जहाँ पर लोग गए थे लेकिन वापस नहीं आए हैं अब तक? हाँ मीरा, यह वही रेगिस्तान है। अरे वाह, ये लोग भी ना उस बात पर अंधा विश्वास कर रहे हैं। जरा सोचो, रेगिस्तान की तरफ पानी कैसे हो सकता है? मीरा, मैं सोच रहा हूँ कि लोगों को इकट्ठा करके तालाब की अच्छे से सफाई करा के उसमें और खुदवाएं तो पानी आ सकता है। हाँ जी, यही सही रहेगा। अगली सुबह हीरा अपना यह सोच लेकर सरपंच के पास पहुंच जाता है। अरे हीरा, आओ, कैसे हो? आपको तो पता है सरपंच जी की, एक तो पानी की इतनी दिक्कत, ऊपर से बेटे की तबीयत भी खराब है। मैं करूं तो करूं क्या? हीरा, भगवान पर भरोसा रखो, सारी चीज ठीक होगी। हाँ सरपंच जी, यह बात तो है। वैसे सरपंच जी, मैं आपसे बहुत जरूरी बात करने आया हूँ। क्या हम कुछ लोगों को इकट्ठा करके तालाब में साफ सफाई और खुदाई करवाएं तो पानी आ सकती है? यह तो बहुत अच्छा तरकीब है हीरा। हीरा और सरपंच के बीच यह सारी बातें हो जाती है और हीरा कुछ लोगों को लेकर सारे तालाब में सफाई करवाता है। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता है। फिर एक दिन ईश्वर को भी यह समझ में आ जाता है कि इन लोगों ने मेहनत की है, इसका इनको फल मिलना चाहिए। और एक दिन जोरदार बारिश होती है और फिर बारिश की वजह से सारे तालाब भर जाते हैं। गांव में चारों तरफ हरियाली हो जाती है और लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसी बीच में हीरा अपने खेत में जाता है और कहता है, ईश्वर, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने बारिश करके बहुत सारी फसलों को भी बचा लिया और गांव वाले को भी। हीरा ईश्वर को धन्यवाद करते हुए अपने घर आ जाता है। मीरा उसे देखकर कहती है, क्या हुआ जी, कहाँ से आ रहे हो? मेरा, मैं अपने खेत से आ रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है देखकर कि पानी की वजह से हमारी फसल अब अच्छी होगी। देखा ना जी, मैं ना कहती थी कि भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा, और सब ठीक हो ही रहा है। हाँ मीरा, धीरे धीरे सारे चीज ठीक हो जाएंगे। मगर मोहन का क्या मीरा? मोहन तो ठीक ही नहीं हो रहा है। मुझे अपने बेटे मोहन की बहुत फिक्र है और मुझे अंदर ही अंदर चिंता खाए जा रही है कि मोहन ठीक नहीं होगा तो क्या होगा। सुनो जी, मैं कहती हूँ कि नदी के पास जो बाबा रहते हैं उनसे आप एक बार मिल लो और मोहन के बारे में पूछ लो। बाबा के पास अवश्य ही कोई हल होगा और वे हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है मीरा, मैं जाता हूँ बाबा के पास। मीरा की बातों को सुनकर हीरा बाबा के पास चला जाता है। बाबा पेड़ के नीचे ध्यान लगा रहे होते हैं। तभी हीरा वहां पहुंच जाता है। बाबा जी, मेरा नाम हीरा है, मैं चंदनपुर गांव से आया हूँ। मेरे बेटे मोहन की बहुत तबीयत खराब है, हमारी मदद करो बाबा जी। बेटा हीरा, तुम्हारे बेटे की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो तुम इतने परेशान हो गए। जरा सोचो प्रकृति के बारे में। प्रकृति हम लोग की वजह से कितनी परेशानी होती है। चलो कोई बात नहीं, तुम घर जाओ, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। बाबा जी की यह बातें सुनकर हीरा घर चला जाता है। हीरा घर पहुंचकर देखता है कि उसका बेटा मोहन पूरा स्वस्थ हो चुका है और उससे बातें भी कर रहा है। इस छोटी सी कहानी का यह निष्कर्ष था कि गर्मी का यह कहर एक चेतावनी थी। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है।
यह हमें यह भी सिखाता है कि एकता और साहस से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं।